और चलिए अब खबरें विस्तार से। जयपुर में रात 12 बजे से चक्का जाम हड़ताल शुरू हुई है। आपको बता दें कि प्राइवेट वाहनों के पहिए थम चुके हैं। ट्रक, बस, टेम्पो और ऑटो का संचालन बंद है। जयपुर व्यावसायिक वाहन महासंघ ने इसकी घोषणा की। सरकारी फिटनेस सेंटर बंद करने का विरोध किया गया है। इस वक्त की अहम खबर, जयपुर में रात 12 बजे से चक्का जाम हड़ताल। प्राइवेट वाहनों के पहिए थम चुके हैं। ट्रक, बस, टेम्पो और ऑटो का संचालन पूरी तरह से बंद है। जयपुर व्यावसायिक वाहन महासंघ ने इसकी घोषणा की और सरकारी फिटनेस सेंटर बंद करने का विरोध किया जा रहा है। और इसका असर जो है उन तमाम यात्रियों पर पड़ने वाला है जो कि आज बस से, टेम्पो से अपने जरूरी काम के लिए यात्रा करने वाले थे। और संवाददाता सौरभ हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज से प्राइवेट वाहनों के पहिए थम जाएंगे। इसका सीधा असर उन तमाम लोगों पर पड़ने वाला है जो कि अपने आज जरूरी कामकाज करने वाले थे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रात 12 बजे से व्यावसायिक वाहन महासंघ की ओर से ये बंद का आह्वान किया गया है, जिसमें मिनी बस, ट्रक, ऑटो, इन तमाम जो व्यावसायिक वाहन हैं उनके बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन ये बंद कितना कारगर है, आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि शहर में अभी भी जो जिस प्रकार के ऑटो, मिनी बस और ये जो वाहन है वो फिलहाल चल रहे हैं। संभवतः या तो इन्हें जानकारी नहीं है या फिर प्रॉपर मैसेज नहीं गया है। इस कारण से जो है वो अभी भी शहर में जो है वो ऑटो, मिनी बस ये चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की मांग ये है कि जो वाहन है उनके जो फिटनेस बनाए जाते हैं उसका ठेका जो है अब निजी फर्म को दे दिया गया है, जिसका ये विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है क्योंकि निजी फर्म जो है वो शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है और वहां पर जाके उन्होंने फिटनेस बनाना पड़ता है अपनी गाड़ियों का, और फिटनेस जो है वो हर साल बनाना आवश्यक होता है। इस लिहाज से उनकी मुश्किलें ये हैं कि उन्हें शहर से दूर जाकर फिटनेस बनाना पड़ता है। यही कारण है कि इन लोगों ने चक्का जाम की हड़ताल की जो है वो आह्वान किया है। लेकिन फिलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त इस बंद का असर जो है वो ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। कुछ ऑटो है, उन चालकों से हमारी बात हुई, उनका यह कहना था कि ऐसा बंद का कोई आह्वान नहीं है और वो अपनी सवारियों को लेकर शहर में फिलहाल चल रहे हैं। इसलिए आज से कहा जा सकता है कि अभी सुबह के वक्त शहर में बंद का जो असर है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि सुबह के वक्त तो हालांकि अभी बंद का असर नहीं दिख रहा है, जैसा कि मैं भी तस्वीरों में देख पा रही हूँ। लेकिन सौरभ, कुछ देर बाद इसका असर कितना देखने को मिल सकता है और यात्रियों पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, व्यावसायिक वाहन महासंघ का जिस प्रकार का आह्वान है, अगर उस आह्वान को तमाम ऑटो चालक, मिनी बस चालक, ट्रक चालक अगर मानते हैं तो कह सकते हैं कि राजधानी के जो लोग हैं उनकी मुश्किलें क्योंकि काफी बढ़ जाएंगी, क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो इन व्हीकल का सहारा लेते हैं। इस लिहाज से अगर ये चीजें बंद रहती हैं तो लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय है। उन्हें अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लो फ्लोर बसें चल रही हैं, रोडवेज की कुछ जो प्राइवेट बसें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, तो दिक्कतें जरूर होंगी क्योंकि मिनी बस जो है वो शहर की एक तरह से लाइफलाइन होती है और उसमें काफी संख्या में लोग जो है वो सफर करते हैं। और अगर ये बंद रहते हैं तो कहा जा सकता है उनकी मुश्किल हो सकती है। कुछ ऑटो चालक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों का आज क्या बंद है? क्या नहीं, बंद नहीं है। तो नूपुर, आपने सुना कि अभी फिलहाल बंद का असर जिस प्रकार से बिल्कुल इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी किसी भी तरह से बंद का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर जोधपुर से, जहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि सेना की
इंटेलिजेंस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर आर्मी एरिया में जासूसी ये कर रहा था। यूपी के बनारस से जासूस राशिद को गिरफ्तार किया। व्हाट्सएप पर आईएसआई से निर्देश लेता था। जोधपुर से बड़ी कार्रवाई, जहां पर इस कार्रवाई के तहत आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार किया जा चुका है। सेना की इंटेलिजेंस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर आर्मी एरिया में जासूसी ये कर रहा था। यूपी के बनारस से जासूस राशिद को गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप पर आईएसआई से ये निर्देश लेता था। और संवाददाता ललित हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ फिलहाल कार्रवाई चल रही है? लेकिन ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी लगी है सैन्य जो इंटेलिजेंस विंग है और साथ ही एटीएस की संयुक्त कार्रवाई है और काफी समय से इस पे नजर रखी जा रही थी। बहरहाल ये टेलर का काम करता था और यही इसकी सबसे बड़ी मंशा ये थी कि आर्मी इलाके में टेलर की दुकान खोलने वाला था। उससे पहले ही जो है ये पकड़ा गया है। बहरहाल आईएसआई का ये एजेंट है और आईएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप से ये जासूसी किया करता था और वहीं से इसे निर्देश मिला करते थे। जी ललित, साथ ही और किस तरह के खुलासे हो पाए हैं अब तक? देखिए, फिलहाल पूछताछ चल रही है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में यही पता चला है कि ये वहां से इसको निर्देश मिलते थे और ये आर्मी इलाके में ही दुकान खोलना चाहता था ताकि वहां की जो भी सैन्य गतिविधि है, क्योंकि जोधपुर बहुत बड़ा बेस है, आर्मी का सैन्य छावनी है यहाँ पे, और वहां उस इलाके के अंदर ये दुकान खोलना चाहता था। बहुत बड़ा मकसद था इसका। लेकिन फिलहाल पुलिस एटीएस और सैन्य की इंटेलिजेंस विंग है वो इससे पूछताछ कर रही है और इसके कौन कौन साथी इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो जारी है। और चलिए अब विधानसभा के चौथे सत्र की बात करते हैं। 15वीं राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र में केरल और पंजाब की तर्ज पर राज्य सरकार सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। चौबीस जनवरी से विधानसभा का चौथा सत्र। SC/ST आरक्षण पर पारित होगा संकल्प। सीएए के खिलाफ भी प्रस्ताव ला सकती है सरकार। बीजेपी भी कई मुद्दों पर वार के लिए है तैयार। राजस्थान विधानसभा का चौथा सत्र 24 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र का स्वागत और उनके अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। ये सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि गहलोत सरकार ने इस सत्र को शॉर्ट नोटिस पर बुलाया है। इस सत्र के दौरान संविधान के 126 में संशोधन का संकल्प पारित किया जाएगा। संशोधन के समर्थन में संकल्प पारित करने की अंतिम तारीख 25 जनवरी है। इस सत्र में प्रदेश में सीएए के खिलाफ भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसको लेकर सरकार और विपक्ष में जमकर तकरार हो सकती है। जबकि बीजेपी किसानों की कर्ज माफी, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी भत्ता जैसे कई मुद्दे उठाकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। जाहिर है ये सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। ये सत्र शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है, लिहाजा इस सत्र में न तो प्रश्नकाल होगा और न ही शून्यकाल। मिली जानकारी के मुताबिक ये सत्र सिर्फ 2 दिन का ही होगा। इस सत्र का दूसरा चरण फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू होगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सुधीर की रिपोर्ट। दौसा में किसानों का जमीन सत्याग्रह जारी है। दूसरे दिन भी जमीन समाधि सत्याग्रह वहां पर जारी है। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड में किसानों का आंदोलन चल रहा है। सांसद किरोड़ी लाल ने गड्ढे में पूरी रात बिताई। लाहड़ी का बासगांव में ये सत्याग्रह चल रहा है। तो दौसा में जमीन को लेकर के जंग वहां पर देखने को मिल रही है। और देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब किरोड़ी लाल मीणा जो है उन्होंने इतनी तेज सर्दी में भी गड्ढे में अपनी पूरी रात यहां पर बिताई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है। जिस जगह हम धरने पर बैठे हैं, इस जमीन की 2012 में जो किसान ने खरीदी थी 4,92,000 प्रति बीघा के रेट से, और अब सरकार निर्धारण कर रही है इसका 2,22,000 प्रति बीघा।
तो हमने जिले के अधिकारी से कहा है कि छत्तीसगढ़ के पैटर्न पर जो फार्मूला बना है, जो निर्धारण हुआ है, वो पैटर्न राजस्थान में लागू किया जाए और ये बात ऊपर तक पहुंचाई जाए। जब नहीं हुआ समस्याओं का समाधान, जंग के लिए मैदान में आ गए किसान, उचित मुआवजे की मांग पर अड़ गए, जमीन के लिए जमीन में ही गड़ गए। अब दौसा में जमीनी जंग। जयपुर में किसानों के जमीन सत्याग्रह को बातचीत के जरिए सरकार रोक पाने में तो सफल हो गई, लेकिन अब दौसा के किसान अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान में आ गए हैं। किसानों को किरोड़ी का संबल मिला तो सैकड़ों गड्ढे खोद डाले और ऐलान कर दिया कि अधिग्रहित जमीन का जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक जमीन के लिए जमीन में सत्याग्रह जारी रहेगा। दौसा के लाडली बास में किसानों के इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि सरकार किसानों की हकमारी कर रही है। देखो, भारतमाला परियोजना का एक प्रोजेक्ट है, देश के 6 स्टेट्स में होकर निकल रहा है, उसमें राजस्थान में भी आता है, दिल्ली से मुंबई जाएगा। उनको भारत सरकार के जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है और केंद्र के जो नियम कानून कायदे उस हिसाब से किसानों को भूमि का मुआवजा मिलना चाहिए, उस हिसाब से भूमि का मुआवजा नहीं दी जा रहा। दरअसल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने दौसा जिले के कई किसानों की जमीन अधिग्रहित की थी। उनके लिए उन्हें 1.5 से 2 गुना मुआवजा दिया गया, लेकिन किसानों का कहना है कि नियमों के हिसाब से उन्हें 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए और ये सत्याग्रह इसी का आगाज है। देखिए, पिछले 7 माह से हम लोग आंदोलनरत हैं। हम जो हमारी मांग थी वो मांग ये थी कि जो अवार्ड जारी हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अवार्ड गलत जारी हुआ है। यहाँ जो जमीन पे हम बैठे हैं उनमें उस जमीन की रेट देखी जाए, 2012 में ये जमीन 4,92,000 रुपये बीघा में खरीदी थी और आज इस जमीन का 2,22,000 रुपये दिया जा रहा है। जो अधिकारियों ने जो अवार्ड बनाया है वो बिल्कुल गलत बनाया है, इसलिए हमारी मांग है कि इस अवार्ड को रिवाइज किया जाए। इस बीच सत्याग्रह स्थल पर उस समय हड़कंप मच गया जब समाधि सत्याग्रह कर रहे 3 किसानों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 2 महिलाएं थी। किसान गड्ढे में ही बेहोश हो गए। खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल किसानों ने अपने हक के लिए जमीनी जंग शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार दौसा के किसानों को कैसे मनाती है। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस रिहर्सल में गणतंत्र दिवस समारोह की एक झलक दिखी और जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। देखिए। गणतंत्र दिवस से पहले गुरुवार को राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह की झलक देखने को मिली। देखिए कैसे गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने कदम से कदम मिलाकर राजपथ पर परेड किया और देश की आन बान और शान का प्रदर्शन किया। जवानों ने तो राजपथ पर शानदार परेड किया ही, इस परेड में सेना के अलग अलग विंग के बैंड ने देशभक्ति की धुन बजाकर सबका मन भी मोह लिया। राजपथ पर एक एक कर अलग अलग विंग के बैंड आते गए और माहौल को देशभक्ति के रंग से रंगते गए। गुरुवार को आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में राजपथ पर सैन्य साजो सामान को भी प्रदर्शित किया गया। इनमें मिसाइलें और तोपें शामिल रहीं। बता दें कि इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास रहेगा। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान होंगे और एक महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन तानिया शेरगिल 26 जनवरी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करेंगे। समारोह के दौरान तोपें और मिसाइलों के साथ नई सैन्य तकनीक आकर्षण का केंद्र बनेगी, तो अमेरिका से खरीदे गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ लड़ाकू विमान अपनी गर्जना से देशवासियों को गर्व महसूस कराएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। लड्डू लुभाते हैं, ललचाते हैं और सेलिब्रेशन को यादगार बनाते हैं। तभी अजमेर नगर निगम 26 जनवरी के लिए 27,000 लड्डू बनवा रहा है। देखिए। मोती जैसी नन्ही बूंदी रही चाशनी में डूबी, रंग चढ़ा उन पर केसर का, तब आई उनमें खूबी। फिर मुट्ठी में बंधे बंधाए लड्डू मोतीचूर के। लोकतंत्र के जश्न को यादगार बनाने के लिए गणतंत्र दिवस पर जनता जनार्दन का मुंह मीठा करवाने के लिए निगम परिसर में कारीगर जुटे हुए हैं। हमने सुबह चालू कराया है, सारा काम सुबह चालू कर दिया, शाम तक सारा खत्म कर देते हैं। 27,000 लड्डू बनते हैं नगर निगम में। उसकी पैकिंग में बनाना, बेसन वेसन सब घोलना करना सब हमारा काम है। जी हाँ, इस बार अजमेर नगर निगम 26 जनवरी के लिए 27,000 लड्डू बनवा रहा है, जिनमें से 13,000 लड्डू पटेल मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में बटेंगे। 3,500 लड्डू कैदियों और सुरक्षा कर्मियों में बटेंगे और बाकी बचे लड्डू निगम के सफाई कर्मचारियों में बटेंगे। इसके लिए निगम ने टेंडर निकलवाए। इन लड्डुओं पर करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आना बताया गया है। लगभग इस पे 2.25 से 2.5 लाख के आसपास इस पे खर्चा आएगा। सच पूछिए तो लड्डू के बगैर पर्व त्योहार फीके हैं, इसलिए 26 जनवरी को पटेल मैदान पहुंचिए और लड्डू से रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कीजिए। वो कहा भी तो गया है, लोगे तो खूब मजा लाएंगे, ना लोगे तो ललचाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अभिजीत दवे की रिपोर्ट। जल संकट से उबरने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई स्तर पर काम शुरू किया गया है। भारत सरकार के इन प्रयासों को सैकड़ों जल नायक आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी ताकत बन रहे हैं। घरों और दफ्तरों में बेहतर जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए उन्होंने नई तकनीकों का इजाद किया है। वे लोग करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी को रोक रहे हैं और हमारी दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। देखिए। ऑल्टर्ड कंपनी बेसिकली एक स्वीडिश कंपनी है जो वाटर सेविंग के लिए मैकेनिज्म्स डेवलप करती है। प्रोफेसर काज मैकॉस ऑल्टर्ड नॉजल के इनोवेटर हैं और ऑल्टर्ड कंपनी के को-फाउंडर भी हैं। तो जो एटमाइजेशन टेक्निक है वो हर एक बूंद को हज़ारों बूंदों में ब्रेक कर देती है और जो बूंद का सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज़ करके हमें पानी जो है एफिशिएंटली यूज़ करने का एक मौका देती है। हमारी खुद की जो है अवेयरनेस अबाउट कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, हमारी अवेयरनेस बहुत कम है। हमारे नलके से कितना पानी आता है, हमारी शावर से कितना पानी आता है, हमें उतनी जानकारी नहीं है। तो हम जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं ताकि हम ये जानकारी जो है सब में फैला सके कि हमें उतनी पानी की ज़रूरत है नहीं, हमें जितनी पानी की ज़रूरत है हम केवल उतना ही इस्तेमाल करें। मैंने 3 महीने पहले ऑल्टर्ड नॉजल्स लिए थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जैसे कि कुछ मैंने डाला ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली सारे जो गेस्ट्स भी आते हैं वो मुझे बोलते हैं कि पानी बहुत सॉफ्टली हमारे हाथों पे आ रहा है और ये तुमने क्या लगाया है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये एक्चुअली बहुत मेरी पानी की बचत कर रहा है। हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो हैं घरों के लिए इन होम सेगमेंट और एक जो है पब्लिक स्पेसेस के लिए, होटल्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जहाँ पानी काफ़ी यूज़ होता है। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट स्पेशली अगर आप देखा जाए तो ईयर राउंड टूरिस्ट का इन्फ्लक्स रहता है और काफ़ी पानी इस्तेमाल होता है। तो मैंने 3 प्रोडक्ट लगाए हैं मेरे घर में। 98% पानी की बचत हो रही है उससे। अगर आपको भारत में सर्कस का इतिहास और उसकी खूबसूरत तस्वीर देखनी हो तो कोचिंग सिटी कोटा चले आइए। यहाँ पर सर्कस पर एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो अब सर्कस की दुनिया से लगभग गायब हो चला है। देखिए।
ये तस्वीरें आपको बचपन की यादों में ले जाकर इमोशनल करने के लिए नहीं है। इन तस्वीरों में सर्कस की मौत है, उस सर्कस की जिसके लिए हम सब न जाने कितनी बार अपने अभिभावकों से पिटे होंगे। जी हाँ, सर्कस और इससे जुड़े लोग अपने वजूद की शायद आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी देश में सिर्फ 17 सर्कस ही रह गए हैं, जबकि 1998 में देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 127 सर्कस हुआ करते थे। 1998 तक 127 जितने सर्कस थे इंडिया में, आज 17 से 20 बच गए हैं बस। जो भी 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने पहुंच रहा है, उसकी सर्कस से जुड़ी बचपन की यादें ताजा हो जा रही हैं। तभी प्रदर्शनी में पहुंचने वाले सरकार से सर्कस को बचाने की अपील कर रहे हैं, ताकि लुप्त हो रही इस कला और इसके कलाकारों को बचाया जा सके। 2013 में इंडिया में एक ही सर्कस की स्कूल थी केरला में, वो भी 2013 में बंद हो गई। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।